तुर्किया में इस्तंबुल मेयर की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत आ गई है। इस्तंबुल समेत मुल्क भर में शदीद मुजाहरे जारी हैं। इस्तंबुल में सिक्योरिटी फोर्सेस और मुजाहिरीन आमने सामने। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की इस्तंबुल मेयर की गिरफ्तारी के बाद मुजाहिरों की मजम्मत। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के हरीफ और इस्तांबुल के मेयर अकरम इमामोग्लू को सदारती उम्मीदवार बनने से चंद रोज कबल गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमत ने इन एहतजाज को गैर कानूनी करार देते हुए उन पर पाबंदी लगाई है और कहा है कि अपोजिशन के रहनुमा जो हैं उन लोगों को सड़कों पर आने की जो कॉल्स दे रहे हैं उन्हें गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। हमारे जी ये पार्लियामेंट्री निज़ाम बेसिकली एक ब्लैकमेलर्स की, जैसे कहते हैं ना, मार्केट होती है। राइट। मेरे इलाके में ये होगा तो उसके इलाके में ये होगा, मुझे इतने पैसे दो तो वोट दूंगा। जो कहते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो ब्लैकमेलर्स की मार्केट है? कैसे? इन सब के बारे में हम तफसील से बात करेंगे डॉक्टर कमर शीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने देखा कि इस्तांबुल के मेयर की जो गिरफ्तारी है उसके बाद तुर्की की सियासी सूरत हाल में एक नया मोड़ आया है, तो आप क्या देखते हैं? जिस तरह हम देखें तो कुछ तजिया निगारों के नज़दीक ये वाकया एर्दोगान की सियासी कुव्वत को मजीद मुस्तहकम कर सकता है, जबकि दूसरों के नज़दीक ये जमहूरियत के लिए खतरा है। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये गिरफ्तारी उनकी जमहूरियत के लिए खतरा होगी, कमजोर होगी उनकी हुकूमत, या उनके मुस्तहकम करेगी? देखिए दुआ, ये जो इस्तंबुल है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इलेक्शंस हैं, लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं। लेकिन सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इस्तंबुल जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। क्यों इस्तंबुल के हवाले से तुर्की के जो प्रेसिडेंट है तैयब एर्दोगान बड़े सीरियस हैं। आपको पता है कि बैक इन 1994 टू 1998 जो है एर्दोगान साहब मेयर रहे हैं इस्तंबुल के, और वो खुद भी कहते हैं कि whoever wins इस्तंबुल wins टर्की। सो ये जो चीज है कि वो उन्होंने एक अपनी जो सारी की सारी जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है वो वहां पे बिल्ड की हुई है। देन उनको पता है कि अगर मैं इस्तंबुल हारता हूं तो सिंबॉलिकली मेरी पावर जो है वो खत्म हो जाएगी, पॉलिटिकली मैं खत्म हो जाऊंगा। और क्योंकि इस्तंबुल तो पूरे का पूरा इटसेल्फ, आप समझ लें, मैं विजिट किया है 2-3 दफा इस्तंबुल, बड़ी खूबसूरत जगह है और देखने वाली जगह है, मजा आता है वहां पे। और लेकिन द पॉइंट देयर इज के दुनिया आती है इस्तंबुल में, और वाकई इस्तंबुल एक इंटरनेशनल सिटी है। सो एक इकोनॉमिक पावर हाउस है टर्की का। और आपको मजे की बात बताऊं, 1/3 जो कंट्री की जीडीपी है वो इस्तंबुल में है, यहीं पे जनरेट होती है। सो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे है, बजट वहां पे है, रियल एस्टेट के बड़े कॉन्ट्रैक्ट वहां होते हैं, बड़ी म्यूनिसिपल के सोर्सेज हैं, मतलब फुल यूरोपियन स्टाइल एक जगह है। और आपको पता है कि पहले भी जो तैयब एर्दोगान है वो 2019 के लोकल इलेक्शंस जो हैं वो हार गए थे इन्हीं इकराम इमाम लोगों से, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट उनके लिए मसला बन गया था। और अभी भी यही असल में ये जो इशू चल रहा है। सो ये सबसे पहले वो नहीं चाहते कि उनकी पब्लिक परसेप्शन खराब हो, और उनकी जो लेगेसी है, क्योंकि एर्दोगान ने अपने आप को महसूस कराया कि वो एक ट्रांसफॉर्मर है, और ट्रांसफॉर्म किया उसने यहाँ पे हर किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो, और वो एक बड़ी लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं, कमजोर लेगेसी नहीं छोड़ के जाना चाहते। और यहीं से बैठ के वो सारी की सारी वो पावर जो है वो हासिल करना चाहते हैं। सो उनके लिए याद रखें, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्पॉट है। तो इस्तंबुल जो है, सो वो इससे कभी भी पीछे नहीं हटने वाले। और ये अगर आप देखें कि जब से वो पावर में आए हैं, उन्होंने यहाँ पे अपनी हुकूमत कायम रखी है। अब जो ये जो क्या नाम है इनका, जो मेयर साहब हैं, जो अकरम इमामोग्लू, ये इनको अरेस्ट किया गया है 20 मार्च को 2025 को, और इलेक्शन फ्रॉड के नाम पे जी, ठीक है जी। और कहा जाता है जी कि ये इलेक्शंस को मैनिपुलेट करना चाह रहे थे, इलेक्टोरल रिकॉर्ड्स को, दिस दैट, जिसको वो जो इमामोग्लू है वो डिनाई करता है, और कहता है जी ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड चार्जेस हैं, दिस एंड दैट। और फिर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। सो आपको पता है कि एर्दोगान की पावर जो है वो बड़ी पुरानी पावर है, कोई अभी वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। सारे का सारा आपको पता है कि 2016 में एर्दोगान एक कू से भी बचे हुए हैं,
एक पूरे का पूरा मिलिट्री कू होने लगा था, जिससे ये बच गए और इन्होंने वो जिसे कहते हैं ना, फौज आ गई सड़कों पे, लेकिन लोग इनके साथ खड़े हो गए उस वक्त। सो ये अपनी ऑपोजिशन को बड़ा टफ टाइम देते हैं, वैसे भी उसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं, बिकॉज ही बिलीव्स इन पावर कंसोलिडेशन, पावर को कंसोलिडेट करते हैं। और जो 2016 में जैसे मैं आपको बता रहा था मिलिट्री कू हुआ था, तो वहां से फिर उन्होंने एक पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी लेके आए थे और अपनी एक अथॉरिटी भी कायम कर दी। तो वो उनके पास है, तो उनकी जो पावर है सारी की सारी, ये समझ लें एक सेंट्रलाइज्ड एग्जीक्यूटिव पावर है उनके पास, जो 2017 से एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम जो है उन्होंने करवाया था और प्रेसिडेंशियल सिस्टम लेके आ गए थे। मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो जिन लोगों को नहीं पता कि तुर्की के अंदर, आपको पता है टर्की का नाम अब तुर्की है, चेंज हो गया है। उर्दुगान जो थे, उनकी जो एके पार्टी है, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, इन्होंने 2002 का जनरल इलेक्शन जीता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, तब से ही अब तक पावर में ऑलमोस्ट। और जिसे आप कह लें कि ये जिसे कहते हैं पूरी की पूरी जो सेकुलर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी उन्होंने चेंज किया। सो 2014 तक जो उर्दुगान साहब हैं वो पहले इलेक्टेड रहे, पहले प्राइम मिनिस्टर रहे, फिर प्रेसिडेंट बन गए। इतनी बड़ी, इसके ऊपर बहुत तफसीली बहस करेंगे हम। अच्छा, हाँ, जिसका पैसा होता है ना, फिर मैं 10 बार में पुरानी बातें आएंगी, जिसको 6 बिलियन डॉलर ओबामा को देता है, ओबामा उसी का गुण गाता है, क्योंकि 6 बिलियन डॉलर ओबामा के पास ना हो तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। गलत सदर भी तो आ सकता है 10-15 साल के लिए। नहीं, गलत सदर नहीं, मैं अब बताऊं कि सूरत हाल जी जी, गो अहेड। तुर्की की असल में सूरत हाल यह है कि तुर्की के अंदर मुस्तफा कमाल अतातुर्क के जमाने से एक सेकुलर ट्रेंड जबरदस्ती नाफज किया गया जी। मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने पहली बात यह कर रस्मुल खत्म किया उनका, जो अरबी में था जी, रोमन लेटरिंग में लेके आया। पुराने उनके लिबास खत्म किए, वो जो बेचारे टोपी पहना करते थे, जुब्बा पहने, बुर्के उतरवा दिए, हिजाब पे पाबंदी लगा दी। ठीक, उसके साथ साथ उसने तुर्की में अजान देने का आगाज किया। पार्लियामेंट के अंदर जब उसने ये बिल पास किया कि तुर्की में अजान होगी, तो लोगों ने खड़े होकर अजान देना शुरू की। पहली अजान देने वाले को गोली मारेगी, दूसरी को मारेगी, तीसरी को मारेंगे। 7 लोगों ने शहादत हासिल करके अजान मुकम्मल की तुर्की के अंदर। अच्छा, ये कैफियत थी। जलाल बायार और अदनान मंदरीस इलेक्शन जीते। जलाल बायार जो थे वो बूढ़े आदमी थे, अदनान मंदरीस प्राइम मिनिस्टर था जी। अदनान मंदरीस पे ये इल्जाम लगाया गया कि तुम अफगानिस्तान गए थे तो तुम्हें एक बकरा उन्होंने दिया था, तो बकरा तुमने वहां रखा, तुमने इसका ऐलान नहीं किया। उसकी सजा में अदनान मंदरीस को फांसी दी गई। एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जुल्फकार अली भुट्टो अकेला नहीं जिसको फांसी दी गई थी जी। कमाल अतातुर्क और कमाल अतातुर्क की जो उसकी सेकुलर फौज थी, उन्होंने मिलकर उसको फांसी दी। और जब वो बाद में हालत ये हुई कि लोगों ने उसकी कब्र को निकाल के उसको अहम चौराहे के अंदर दफन किया। तैयब अर्दगान से पहले नजमुद्दीन अरबकान एक पार्टी थी जो वहां का उसका मेयर था, वो आगे बढ़ के उसके खिलाफ साजिशें की, हुकूमतें उलटते रहे जी। तैयब अर्दगान ने एक अलहदा पार्टी बनाई और आहिस्ता आहिस्ता उसको रास्ते पे लाने की कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से हम इस मुल्क की जो अक्सरियत है, जो इस्लाम चाहती है, जो इस्लामी अक़दार चाहती है, जो इस्लामी रवायात चाहती है, हम आहिस्ता आहिस्ता कैसे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उतने बड़े मार्जिन से ये जीते तो नहीं है। सुन लें, 2 चीजें मैं सुन लेना जी। मुखालफत कितनी बड़ी है, मुखालफत कितनी बड़ी है, ठीक है। 2 चीजें थी बड़ी इंपॉर्टेंट जी। सबसे पहला जो तुर्की का दिमाग ठिकाने किया वो यूरोप ने किया। तुर्की जो है ये यूरोप का लीडर था जी। तुर्की जो आखिरी बाज़ंतीन एम्पायर जो थी वो कॉन्स्टेंटिनोपल में थी जी।